हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने प्लेटफॉर्म पे। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो आज की हमारी क्लास है वो एग्रीकल्चर की दूसरी क्लास है। अगर आपने मेरी पहली क्लास ना देखी हो, आप पहली क्लास देख सकते हैं, जहाँ पे हमने एग्रीकल्चर बिल्कुल बेसिक्स बताया है कि आपकी किस किस टाइप की क्रॉपिंग होती है। सारे मेथड्स देख लीजिएगा और फिर ये सेकंड क्लास देखना आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा ताकि आपको इजली समझ में आए। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास है कल की क्लास से आगे की बात है। ठीक है, जो सेकंड क्लास में आज हम बात करेंगे आपका खाद्यान्न फसलों के बारे में। देखिए, जो खाद्यान्न मेन फसलें होती हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। और जो मेन फसलें हमारे यूपी बिहार, ये कह सकते हैं कि इंडिया में मेन जो फसलें पाई जाती हैं हम उनका अध्ययन करेंगे और उनमें हमें क्या क्या आवश्यकताएं होती है इनकी बात करेंगे। ये जो वीडियोज़ हैं, आई मीन जो क्लासेस हैं, ये आपके एग्जाम्स के टू द पॉइंट कह सकते हैं तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका ROR को कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कराएंगे हम। ठीक है, इसके साथ साथ यूपी पीसेस में जो भी एग्रीकल्चर से सवाल आते हैं उस टाइप के सवाल भी पूरी से कंप्लीट हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि यूपी पीसेस, बिहार पीसेस, स्टेट पीसेस के साथ साथ यूपीएससी के भी जो क्वेश्चन हैं वो भी इससे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है वीडियोज आपको पसंद आएगा। ऐसे सीधे स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज हम प्रमुख खाद्यान्न फसलों की बात करेंगे जो कि मेनली हम यूज़ करते हैं या डेली हमारी जो थाली में दिख जाता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करेंगे हम खाद्यान्न फसलें। ठीक है, हम बात करेंगे किसकी? खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें होती क्या है? तो मेनली जो अनाज होते हैं, ठीक है, मेनली जो अनाज होते हैं उन्हें हम खाद्यान्न फसलों कैटेगरी में रखते हैं। इसमें दाल, चावल, ठीक है, आप धान कहिए, ठीक है, धान कहिए, कह सकते हैं कि दाल कहिए, गेहूँ कहिए, जौ कहिए, बाजरा कहिए, मक्का कहिए, इन सारी फसलों को हम खाद्यान्न फसलें कहते हैं। इसमें कुछ ऐसी फसलें होती हैं जो हमारी थाली का मेन पार्ट बनाती है और कुछ कह सकते हैं कि आपके सब्सिडरी पार्ट बनाती है। इसमें मैं सब्जी या फल इंक्लूड नहीं किया है, हम मेनली अनाज की बात करें क्योंकि सीरियल्स उन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो खाद्यान्न फसलों की बात करते हैं तो इसमें खाद्यान्न फसलों में हम उन फसलों को रखते हैं घास कुल के। मैं घास ग्रास की बात कर रहा हूँ, किसकी? ग्रास की। वही जो घास आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो घास आपने देखा है अभी तक, हम उन्हीं घास की बात कर रहे हैं। तो घास कुल के जो पौधे हैं, ठीक है, मेनली जो घास कुल के पौधे हैं, जो घास कुल के पौधे हैं उन्हें ही मेनली हम खाद्यान्न फसलों में रखते हैं। उन्हें मेनली किसमें हम खाद्यान्न फसलों में रखते हैं। आप एक और क्वेश्चन यहाँ से याद रखिएगा, जो गन्ना होता है, गन्ना, गन्ना भले खाद्यान्न फसल नहीं है बट गन्ना भी क्या है? वो भी घास है। ठीक है, गन्ना भी घास। इसी तरह जो आपका धान हो गया, गेहूं हो गया, ये सारे के सारे ही, इवन मक्का भी, ये सारे के सारे क्या है? एक घास फैमिली के हैं, जिसको ग्रामीण कहेंगे, हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी आप देखते हैं इसको। तो देखिए, कह सकते हैं कि घास कुल के ऐसे पौधे, घास कुल के ऐसे पौधे जो दानों के लिए उगाए जाते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं कि वो हमारे सीरियल्स हैं या वो हमारे क्या मेन खाद्यान्न फसलें हैं। ठीक है, देख लीजिएगा कौन कौन से हैं। प्रमुख खाद्यान्न है, मोटे अनाज है और लघु खाद्यान्न है। प्रमुख खाद्यान्न की बात करेंगे तो हमारा कह सकते हैं कि धान, गेहूँ, ठीक है, धान, गेहूँ, ये क्या है आपके, या जौ, ये आपके प्रमुख खाद्यान्न है। क्योंकि ये हमारे जो थाली है इसका मैक्सिमम पार्ट क्या करते हैं, ये आप कह सकते हैं कि टैकल करते हैं। सब बात मेरी समझ में आ रही है। ठीक है, इसको टैकल करते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसलिए हम प्रमुख खाद्यान्न कहते हैं। इसी तरह जब बात आती है हमारे मोटे अनाजों की, आपको पता होगा और 23-22-23 का जो वर्ड था, 23 का जो ईयर था, 23 की बात कर रहा हूँ, जो मोटे अनाजों को समर्पित था। इसी तरह जो मोटे अनाज, जिसमें जौ, बाजरा, इवन मक्का भी, इन्हें हम मोटे अनाजों की श्रेणी में रखते हैं। कहेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि मोटे अनाज इसलिए क्योंकि इनमें न्यूट्रिएंट काफ़ी अच्छे अमाउंट में होता है। ठीक है, इनमें न्यूट्रिएंट काफ़ी अच्छे अमाउंट, इसलिए मोटे अनाज बोलते हैं और बहुत ज़्यादा इन्हें हम यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए मोटे अनाज कह सकते हैं। इसमें हमारा क्या कहता है, इसमें हमारा मक्का, ज्वार, बाजरा, इवन रागी, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, मोटे अनाज में आती हैं। नेक्स्ट लघु अनाज। लघु अनाज तो मुझे लगता है आप लोगों ने बहुत कम ही लोगों ने देखा होगा, मैंने भी सारे पूरे अनाज नहीं देखे, इमेज ही मैंने भी देखी है। ठीक है, तो जब बात करते हैं हम लघु अनाज की, जिनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं, बहुत ज़्यादा भर भर के, और हम लघु अनाज से दूर हट गए, इसलिए हमारा स्वास्थ्य भी क्या हुआ, हमसे दूर हट गया है। अगर हम चाहते हैं स्वस्थ रहें और अच्छे से अच्छे हम ग्रो करें तो हमें लघु अनाजों पर डिपेंड करना पड़ेगा, थोड़ा खाना पड़ेगा। ठीक है, वेल देखते हैं। तो लघु अनाज में अपने घर पे आप पूछेंगे तो आपको इनके बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, ऐसे मैंने भी इंटरनेट से जानकारी जुटाई कि लघु अनाज कौन कौन से। मेनली मंडुआ, मैंने भी नहीं देखा, सर आपने देखा होगा। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा आपने क्या क्या देखा है। मंडुआ, कोदो, रागी, काकुन और कुटकी। ठीक है, ये ऐसी फसलें हैं जो कह सकते हैं कि जो 95 के आसपास के लोग हैं उन्होंने देखा भी नहीं होगा। मैंने भी सारे इसमें रागी देखा है और सारे अनाज मैंने भी नहीं देखे हैं। मार्केट में अवेलेबल है, बट अगर इन अनाजों को आप खाते, विश्वास मानिए न्यूट्रिएंट भर भर के होता है,
और आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और उनके प्राइस बहुत ज़्यादा, बट पता नहीं क्यों हम मेनली अपने जो प्रमुख खाद्यान्न उन्हीं के ऊपर हम डिपेंडेंट है, इसलिए शायद हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई। तो प्रमुख खाद्यान्न में 3 ही चीज़ रखेंगे आप, कौन कौन से? गेहूँ, चावल, जौ। जब मोटे अनाजों की बात करेंगे तो मोटे अनाज में आप क्या रखेंगे? मक्का, ज्वार, बाजरा, इसको रख लेंगे, ठीक है। अब जब लघु अनाजों की बात करेंगे तो आप कह सकते हैं कि कोदो, कोदो, कार्टून, ठीक है, सरखा, काकुन, कुटकी, मंडुआ, महुआ नहीं मंडुआ है, मंडुआ, कोदो, ये सारे लघु अनाज आते हैं, इसको देख लीजिए, ठीक है। आइए अब एक एक करके चलते हैं अनाजों की तरफ। तो सबसे पहला हमारा है चावल, जिसे हम धान कहते हैं, ठीक है। सॉरी, धान कह लीजिए, चावल कह लीजिए, ठीक है। इसे इंग्लिश में राइस कहते हैं। राइस की बात करते हैं तो राइस भी क्या है? ये घास कुल का पौधा है। और आपको पता पूरे वर्ल्ड में जितने भी खाद्यान्न बोए जाते हैं उसमें सबसे अधिक क्षेत्र पे आपका राइस या चावल बोया जाता है, ठीक है। सबसे प्रमुख खाद्यान्न हमारा राइस है, जो पूरे वर्ल्ड वाइड मुझे लगता है कि सभी जगह के लोग धान का सेवन, चावल का सेवन करते ही करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं इसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं जहाँ सबके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो ये, इसमें जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है, क्रोमोसोम्स जैसे हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो हमारे अंदर आपको पता होगा 23 जोड़े, या कह सकते हैं कितने आपके 23 जोड़े, या कह सकते हैं कि आपके 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह हमसे पूछा जाएगा कि धान में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, सिंपली आप बोलेंगे 24। कितने होते हैं? 24। मैंने आपसे पहले बता दिया कि ये धान गेहूँ दोनों क्या है, ये आपके घास कुल के पौधे हैं। किस कुल के? घास कुल के पौधे हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं ग्रैमिनी। इनके कुल का नाम पूछा जाए तो सिंपली बता सकते हैं ग्रैमिनी। करता है कि आपको पता है सर, जैसे एग्जाम्स का पैटर्न चेंज हुआ है तो 3-4 प्लांट सबको दे देगा या ऐसे अनाज दे देगा और पूछेगा इसमें से कौन सा आपका घास कुल का नहीं है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ से उसको आप एलिमिनेट कर लें, ठीक है। आयोग का क्वेश्चन पूछने का नजरिया बहुत चेंज हो गया, ठीक है। वेल, नेक्स्ट बात करेंगे इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है। इसका जो साइंटिफिक नेम या वैज्ञानिक नेम की बात करते हैं, ओराइजा सटाइवा। क्या नाम होता है इसका? ओराइजा सटाइवा क्या होता है? इसका वैज्ञानिक नेम होता है, क्योंकि प्रमुख खाद्यान्न है तो इसके बारे में आपको लगभग सब कुछ जानना ही पड़ेगा, ठीक है। पहले अब माना जाता है इसकी जो उत्पत्ति है, ठीक है, मतलब कहाँ का पूछा है ना कि इसकी उत्पत्ति कहाँ है, तो धान की उत्पत्ति है तो माना जाता है कि आपका दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक है, ये दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्र है, इससे ही इस धान की मेन हम कह सकते हैं कि उपज मानते हैं कि यहीं से धान अपना निकला होगा, ठीक है। नेक्स्ट बारिश की बात करें, उष्णकटिबंधीय, भाई आपको पता धान को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, और पानी कहाँ होगा आपका? उष्णकटिबंधों में ज़्यादा होगा, तो समझ जाइएगा ये क्या है? उष्णकटिबंधीय फसल है। वर्षा कितनी चाहिए? तो वर्षा इसे लगभग की बात करूँ मैं, लगभग इसको 150 सेंटीमीटर की बारिश से चाहिए होगा। मान लीजिए धान की फसल है ना, ये फसल धान आप लगा देते हैं तो इसमें अगर आपका 4 सेंटीमीटर तक अगर वाटर रहता है तो उसे क्या कहते हैं कि वो हमारा धान अच्छा ग्रो करेगा, ठीक है। पहले एक और बात ध्यान से याद रखिएगा कि धान के खेतों में जो नीली नीली आप देखते हैं ना कि जो नीली नीली काई होती है, धान के खेतों में जो नीली नीली काई होती है, ठीक है, वो आपका ब्लू ग्रीन एल्गी है। क्या आपका है? ब्लू ग्रीन एल्गी, या जिसे हम नील हरित शैवाल कहते हैं, वो भी नाइट्रोजन के फिक्सेशन का काम करता है और एक बायो फर्टिलाइजर्स की तरह वर्क करता है। इसको एक याद रखिए, ठीक है। धान के खेतों में क्या मिलता है? BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी मिलता है, याद रखिए, ठीक है। तो याद रखिए इसमें बारिश कितनी चाहिए हमें, क्योंकि देखा था आपने अभी हाल ही में क्वेश्चन में आ गया था कपास की बारिश के लिए, तो मैक्सिमम को क्वेश्चन गलत हुआ था, आयोग ने खुद इसका आंसर गलत दिया, आपको पता ही होगा, ठीक है भाई। तो अब खरपतवार नाशी, पहली बात तो खरपतवार होता क्या है, तो बता सकते हैं कि हमारी प्रमुख फसल के साथ साथ अगर कोई फसल अपने आप उगाए उसे क्या कहेंगे? हमारा वो खरपतवार है, या कह सकते हैं अनवांटेड फसल जो हम नहीं चाहते हमारे खेतों में उगाए, ऐसी फसलों को हम खरपतवार कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने धान बोया, पता लगा धान के साथ कुछ और अनवांटेड जो हमें नहीं चाहिए ऐसे घास वगैरह जम गए, सो दे आर खरपतवार। खरपतवार को इंग्लिश में हम खरपतवार को वीड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको इंग्लिश में हम वीड्स कहते हैं, आपको पता होगा। और जो खरपतवार नाशी है इन्हें वीडीसाइड क्या कहते हैं? इन्हें हम वीडीसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? इन्हें वीडीसाइड्स कहते हैं, वीडीसाइड्स। तो कह सकते हैं कि धान के खेतों में, क्योंकि आपको पता बड़े बड़े खेत है तो वहाँ पे पहले तो होता था कि भाई फिजिकल मेथड से जो मजदूर होते थे, किसान होते थे, तो निकालते थे खरपतवार। अब तो ऐसा पॉसिबल नहीं है बड़े बड़े खेतों में, तो इंसान पानी भर देता है और उसके साथ क्या करता है? प्रोपेनिल डाल देता है। कुछ दिनों में देखते हैं कि जो खरपतवार है वो नष्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा मेथड है बल। तो प्रोपेनिल या ब्यूटाक्लोर, कभी कोई पूछा है कि धान के खेतों में खरपतवार के लिए हम क्या उपयोग करते हैं, आप सिंपली बताएंगे कि सर हम प्रोपेनिल या ब्यूटाक्लोर का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कि ये तो पता है संकर तकनीक, ठीक है। आपको पता है भाई जो सबसे अधिक, ठीक है,
जब सबसे अधिक इसका उपयोग हो रहा है तो ये भी बात आती है कि सर सबसे अधिक धान मतलब प्रोडक्शन कमरे चाइना में होता है ये कि संकर तकनीक, जैसे कह सकते हैं कि आप हाइब्रिड मेथड से सबसे पहले धान का उपयोग किसने किया था, तो चाइना याद रखिए, चाइना बहुत एग्रीकल्चर फील्ड में आ गया, ठीक है, चाइना। इसके साथ साथ एक होता है डेपॉग मेथड। कौन सा मेथड है तुम्हारा, एक हमारा डेपॉग मेथड होता है। तो पूछा जाता है कि डेपॉग मेथड में क्या होता है, जैसे हमारे जो चावल होता है, ठीक है, हमारे जब हम चावल उगाते हैं तो हमने देखा होगा कि जब उसकी 3 से 4 पत्ती आ जाती है तो आराम से उसको हम 21वें दिन आई थिंक अबाउट, अगर मैं श्योर मत बताइएगा, हम उसकी बुआई करते हैं, मतलब धान का हम बीज लगाते हैं फिर उसको हम रोपाई करते हैं, सॉरी, ठीक है। बट डेपॉग मेथड में ये करते हैं कि धान के 12वें दिन जो धान है उसको 12वें दिन ही निकाल के फिर उसकी रोपाई करते हैं, इसको डेपॉग मेथड कहते हैं, जो कि आपका कहाँ का है, आपका जापान और फिलीपींस में फेमस है। कहाँ पे आपका जापान और फिलीपींस में फेमस है, जहाँ पे धान जैसे 12 दिन छोटे छोटे होते हैं, 12 दिन का धान होगा उसको खेत से निकाला जाएगा और फिर उसकी रोपनी कर दी, इसको डेपॉग मेथड कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है डेपॉग मेथड कहाँ का फेमस है, तो बताएंगे सर ये आपका फिलीपींस और जापान में फेमस है, क्योंकि वहाँ का भी प्रमुख फसल क्या है, आपके धान ही है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पानी में रिसाव के कम करने के लिए। पता होगा आपको कि भाई पानी में, आपको पता भाई पानी चाहिए, धान को बहुत पानी चाहिए होता है, ठीक है, तो उसमें पानी का रिसाव कम से कम हो, ठीक है। पानी नीचे, उसको पंख भंजन कहते हैं, मतलब कीचड़ पंख भंजन करते हैं, याद रखिएगा। तो पंख मतलब कीचड़ होता है, भंजन, ठीक है, मतलब पूरा पूरा हम ऐसा स्लोट बना दें ताकि पानी नीचे ना जाए, पंख भंजन कहते हैं। पूछा जाता है पंख भंजन किस फसल में होता है, तो बताएंगे सर पंख भंजन जो है हम धान के खेतों में करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं, ताकि पानी का रिसाव कम से कम हो, ठीक है। बल्कि तो ये मेन पॉइंट्स देख लीजिएगा कि, ठीक है, इसका नाम क्या, ओराइजा सटाइवा है, इसमें 24 गुणसूत्र मिलते हैं, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। डेपॉग मेथड कहाँ होता है, तो जापान और फिलीपींस में ज़्यादा होता है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति आपने देख ही ली। फिर डेपॉग मेथड में क्या होता है, 12वें दिन इसकी रोपनी कर देते हैं, ठीक है। ये सारी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको ध्यान रखिए, ठीक। खरपतवारवासी फॉर्म में हम ब्रूटाकॉन या हम प्रोपेनिल का यूज़ करते हैं, ठीक है। औसत वर्षा आपने देख ली कि 150 सेंटीमीटर होता है। और कुछ धान के बारे में देख लेते हैं। एक होता है आपका सिस्टम SRI मेथड कहते हैं। पूछा जाता है SRI मेथड में होता क्या है, ठीक है। तो SRI मेथड से बहुत ज़्यादा प्रश्न में है। SRI मेथड में होता ये है कि जो धान में पानी लगता है, कुछ इस मेथड को इस्तेमाल करके धान में जो पानी की खपत है, ठीक है, उसको हम कम करते हैं। उसी मेथड को हम SRI मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, सिस्टम ऑफ राइस इंसिफिकेशन मेथड, SRI मेथड कहते हैं कि हम राइस को इस तरह उगाएं जिससे पानी की खपत कम से कम हो, क्योंकि आपको पता होगा नेक्स्ट जो वर्ल्ड वॉर मुझे लगता है पानी के लिए होगी, ठीक है। लेकिन अब चाइना कैसे आगे चल रहा है, ठीक है। पहले तो इससे याद रखिएगा SRI मेथड में क्या होता है, पानी खपत को हम कम कर देते हैं ताकि चावल हमारा कम पानी में ही अच्छी पैदावार दे, ठीक है। नेक्स्ट पूछा जाता है कि इसमें और क्या फ़ायदा है SRI मेथड में। SRI मेथड में कीटों से, ठीक है, पानी कम लेगा, कीटों से भी लड़ने की इसमें क्षमता अपने आप ही जागृत हो जाती है, ताकि इसमें मतलब कीड़े कम लगते हैं। इस मेथड को याद रखिएगा, ठीक है। अब ये तो पता होगा आपको कि पूछा जाता है कि भारत में किस राज्य में 3 फसलें धान के लिए जाती हैं। हमारे यहाँ धान बोया जाता है यूपी बिहार में और काट के फिर खत्म, ठीक है। बट जो आपका वेस्ट बंगाल है, ठीक है, जो आपका वेस्ट बंगाल है और फिर आपका तमिलनाडु, कौन सा आपका, जो आपका तमिलनाडु है, ये दो ऐसे क्षेत्र हैं, इधर आप आएंगे, ठीक है, ये दो ऐसे क्षेत्र हैं वेस्ट बंगाल का और तमिलनाडु का, यहाँ पे धान की तीन एक बार काट लेंगे फिर से पानी भर दिया गया वो फिर से धान ग्रो कर जाएगा, ठीक है। तो धान की 3 फसलें ली जाती हैं, ठीक है। कौन कौन सा आपका, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु को पता होगा, यहाँ के लोग चावल का सेवन बहुत ही ज़्यादा करते हैं, ठीक है। पहले नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो रट्टा मारी चीज़ आपको पता होगा, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान, इंडिया की बात कर रहा हूँ। केंद्रीय धान अनुसंधान कहाँ है, तो कटक उड़ीसा में है, ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ये फिलीपींस मनीला में है। कहाँ पे आपका, फिलीपींस मनीला में अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र है। फिर एक और पूछा जाता है कि इंडिया में उसका जो कार्यालय खोला गया, कह सकते हैं केंद्र खोला गया कहाँ पे, तो वाराणसी में खोला गया अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र का। इसको भी आप याद रखेंगे, बट जब पूछेगा कि केंद्रीय और अंतर्राष्ट्रीय याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान कहाँ है, फिलीपींस मनीला में। और दक्षिण एशिया में कहाँ केंद्र इसका खोला गया, तो बता सकते हैं कि भारत में सर वाराणसी में खोला गया है। पूछेगा केंद्रीय, केंद्रीय मतलब इंडिया की बात कर रहा है, केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है, आप सिंपली बताएंगे सर कि वो जो धान अनुसंधान केंद्र है वो आपका कहाँ आता है, तो कटक उड़ीसा में है, ठीक है, याद रखिएगा। अब गोल्डन राइस क्वेश्चन आता है, गोल्डन राइस से क्या फ़ायदा है, तो याद रखिए जो गोल्डन राइस होता है इसमें कुछ जीन में परिवर्तन करके इसमें विटामिन ए
इसमें विटामिन ए की मात्रा बहुत अच्छी होती है, जो कि बहुत से डिजीज से लड़ने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन आता है कि धान में जो खैरा रोग होता है, जिसको हम खैरा डिजीज कहते हैं, किसकी कमी से होता है? तो बता सकते हैं आप सर, जो जिंक की कमी होती है, किसकी? जिंक या जस्ता की कमी होती है, इसी की कमी से आपका खैरा रोग हो जाता है। किसकी कमी से? जिंक की कमी से। ये पॉइंट्स आप रट्टा मारा। ठीक है, ये थी मेरी धान के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट बात है, इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हट जाता हूँ ताकि आपको पूरा पूरा याद रहे। ठीक है, चलिए और आगे देखेंगे अब। तो नेक्स्ट हमारी फसल है गेहूँ। इसकी बात करेंगे, गेहूँ की बात करेंगे। तो गेहूँ में जो गुणसूत्र होंगे, जिस धान में क्या लिखा था? धान में कितने थे? 24। ठीक है, तो धान सबसे अधिक होता है, तो गेहूँ चूँकि थोड़ा कम खा जाता है, उल्टा कर दीजिएगा, क्या होता है? 42। क्या बताएंगे आप? इसमें गुणसूत्र की संख्या क्या है? 42 है। ठीक है, अब इसकी फैमिली भी, चूँकि दोनों ही घास कुल के हैं, तो बता सकते हैं इसकी जो फैमिली है सर, वो कौन सी है आपकी? तो ग्रैमिनी। ठीक है, फिर पूछा था इसका साइंटिफिक नेम क्या है? उसका नाम ओराइजस सटाइवा था। इसका नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या नाम था उसका? ट्रिटिकम एस्टिवम इसका साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नेम, साइंटिफिक नेम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम है। पूछा है इसकी उत्पत्ति कहाँ है? तो बता सकते हैं सर, इसकी जो उत्पत्ति होती है वो आपके दक्षिण पूर्व एशिया ये भी मानी जाती है। ठीक है, जलवायु क्या है? तो इसकी जलवायु मेरी उष्णकटिबंधीय होती है। वर्षा जो होती है वो ठीक धान की आधी, लगभग इससे 80 सेंटीमीटर की बारिश चाहिए होती है। ये पॉइंट आपको याद होगा। ठीक है, अब देखिए भारत में पूछा जाता है कि भारत, क्योंकि आपको पता है कि गेहूं की बहुत सी वैरायटीज़ होती हैं। ठीक है, तो गेहूं की कौन सी वैरायटी सबसे अधिक बोई जाती है? तो बताएंगे सर, ट्रिटिकम एस्टिवम जो है, जो कि हमें द्वितीय जो कृषि क्रांति थी, ठीक है, उसी के थ्रू हरित क्रांति कह सकते हैं। ठीक है, जो हमारा सेकंड हरित क्रांति थी, हरित क्रांति, तो इसके थ्रू हमें ट्रिटिकम एस्टिवम मिला है। इतना तो आपको पता है। हरित क्रांति जन किसको बोलता है? नॉर्मल बोरलॉग को बोलता है। जो नॉर्मल बोरलॉग साहब है, इन्हें क्या बोलते हैं? फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं। और याद रखिएगा, इन्हें जो पुरस्कार मिला था, ठीक है, अक्सर ये कंफ्यूज हो जाते हैं, इन्हें जो पुरस्कार मिला था नोबेल का, वो शांति के लिए मिला था, क्योंकि एग्रीकल्चर नहीं है। ठीक है, उन्हें पुरस्कार किसके मिला? शांति के लिए मिला था। इसके साथ साथ जो पूछा था भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक कौन है, तो सिंपली ये बता सकते हैं कौन से आपके? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। कौन है आपके? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन साहब हैं, उन्हें फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, और पूरे वर्ल्ड की बात करेगा तो सिंपली किसको बताएंगे आप? नॉर्मल बोरलॉग साहब को। किस फील्ड में मिला था इन्हें? तो इन्हें जो मिला था वो आपका शांति के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल मिला था, याद रखिएगा। इसके साथ साथ पूछा जाता है कि जो हरित क्रांति है, इससे सबसे अधिक किस फसल को फायदा हुआ? तो बताएंगे सर, सबसे अधिक जो फायदा हुआ है वो आपका हुआ है गेहूं को, उसके बाद धान को कह सकते हैं, सबसे अधिक गेहूं को हुआ है। एक और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर राज्यों की बात करें, किस राज्य को सबसे अधिक फायदा हुआ? तो पंजाब और हरियाणा को। ठीक है, यूपी की बात करें, यूपी में सबसे अधिक किस क्षेत्र को फायदा हुआ है? तो आप कहेंगे सर, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है वहाँ पे सबसे अधिक फायदा हुआ है हरित क्रांति का। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा। हाँ, अब पूछा था क्रिटिकल गेहूँ। क्रिटिकल एक संकर गेहूँ है। ठीक है, पूछा जाता है जो क्रिटिकल गेहूँ है ये किसके किसके संकर है? तो याद रखिए, गेहूँ और राई। राई गेहूँ की एक गेहूँ आप जानते हैं, राई जो तो सरसों की तरह होता है। इन दोनों का ही संकर बना के, मतलब इन दोनों को हाइब्रिड करा के एक नस्ल बनाई गई, इसको क्रिटिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिटिकल। रट्टा मार लीजिएगा। ट्रिटिकल क्या है? ये गेहूँ और राई से बनाया गया। ठीक है, इसी तरह गेहूँ होता है मैक्रोनी गेहूँ, जिससे आप आलू हम पढ़ेंगे, तो आलू हम पढ़ेंगे चिप्सोना। ये चिप्सोना आलू होता है, आलू वो चिप्स बनाने में बहुत अच्छा काम आता है। ठीक है, इसी तरह जब हम पूछा जाता है हमसे कि मैक्रोनी गेहूँ का क्या काम है, ठीक है, तो गेहूँ की बहुत सी वैराइटीज़ हैं। तो जो मैक्रोनी गेहूँ होता है वो ऐसे क्षेत्रों में उगाया जाता है, उगता है या उगाया जाता है जहाँ पे थोड़ा पानी की कमी होती है। ठीक है, जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ पे हम मैक्रोनी गेहूँ को उगाते हैं। कहीं से इसको फ़ायदा क्या है? हाँ, याद रखिएगा, जब सूजी खाते हैं वो ज़्यादातर मैक्रोनी गेहूँ से ही बनता है। आपको पता है ना, सूजी गेहूँ से बनता है। ठीक है, तो जो मैक्सिमम जो सूजी है, ठीक है, वो मैक्रोनी गेहूँ से बनती है। इस बात को बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, पहले आगे चलेंगे हम। तो गेहूँ में पूछा जाता है कि गेहूँ में जो क्रिटिकल टाइम है पानी का, बोने के कितने दिन, क्योंकि गेहूँ रोपाई तो होती नहीं, पता होगा आपको। ठीक है, तो गेहूँ में जो क्रिटिकल टाइम है वो क्या होता है? पानी का। ठीक है, तो याद रखिए, गेहूँ में जो सियराई, क्राउन रूट इनिशिएशन है, ठीक है, जो सियराई टाइम है कह सकते हैं, वो आपका 21 दिन, बोने के 21 दिन बाद
आपको उसे पानी देना ही होता है, अदरवाइज फिर गेहूँ की फसल दिन खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने बो दिया उसके ठीक 21 दिन बाद, कभी 22 दिन हो जाता है, किसान जो होता है उसको क्या कहता है, पानी देता है, क्योंकि इस टाइम उसे पानी की सबसे अधिक आवश्यकता होती है और मैक्सिमम उसमें ग्रोथ होती है। ठीक है, इसका CRI टाइम क्या है आपका, तो 21 डेज, इसको याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका प्रमुख रोग क्या है। इसका प्रमुख रोग क्या है, रस्ट, रट्टा मान लीजिएगा। ठीक है, गेहूँ का प्रमुख रोग क्या है, रस्ट है, रस्ट RUST। गेहूँ का प्रमुख रोग क्या है, रस्ट है, याद रखिएगा। इसी तरह गेहूं में एक और डिजीज होती है, करनाल बंट। क्या बोलते हैं हम, गेहूं में एक और डिजीज होती है करनाल बंट। गेहूं में एक और डिजीज होती है करनाल बंट। पूछा था करनाल बंट किस फसल का रोग है, तो बता सकते हैं सर गेहूं का रोग है। किसका, गेहूं का रोग होता है जो किससे होता है, फंगस से। किससे होता है, ये आपका फंगल डिजीज या फंगस से होने वाला एक डिजीज है। इसी तरह जैसे आपने खरपतवार नाशी का नाम सुना था, इसी तरह गेहूं में भी एक आपका खरपतवार होता है, इसे कहते हैं गेहूं का मामा। यूपी बिहार में इसको हम गेहूं का मामा कहते हैं। पूछा जाता है कभी कभी ऐसे कि गेहूं का मामा, गेहूं के मामा का साइंटिफिक नेम क्या है, तो फ्लेरिस माइनर। क्या नाम है इसका, इसका नाम जो है फ्लेरिस माइनर है, इसको भी याद रखें। ठीक है, क्या नाम है इसका मामा जी का, फ्लेरिस माइनर। कहाँ गया भाई, तो लिखा होगा देख लीजिएगा कोई, हाँ फ्लेरिस माइनर। क्या नाम होता है इसका, नाम फ्लेरिस माइनर होता है। और इसमें जो खरपतवार के नाशी के रूप में हम आइसोप्रोटॉन, क्या यूज़ करते हैं हम, आइसोप्रोटॉन यूज़ करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ब्रोटाकोर धान के खेत में, और यहाँ क्या यूज़ करते हैं, मेरे हम आइसोप्रोटॉन यूज़ करते हैं। ये रट्टा मार लीजिए। ठीक है, बहुत जरूरी है। चलिए, हमने गेहूँ ध्यान धोने के लिए, अब आते हैं हम मक्का के। तो याद रखिएगा, गेहूँ, धान, गेहूँ के बाद ठीक है मक्का प्रमुख फसल बोली जाती है धान्य के लिए। धान्य मतलब अनाजों में का क्या है, प्रमुख फसल है। अब आइए थोड़ा मक्का के बारे में देख लेते हैं कि मक्का हम अपने बारे में क्या क्या कहता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बनेंगे यहीं से, रट्टा मार ले। ठीक है, चलिए याद रखिएगा कि धान्य फसलों में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट पूछा जाता है। जो धान्य फसलें हैं, 3-4 फसलें दे देगा आपको। ठीक है, गेहूँ, चावल, मक्का या फिर बाजरा पूछेगा। इसमें सबसे अधिक स्टार्च किसमें है, स्टार्च। ठीक है, तो लोग फटाफट जाएंगे चावल के पास, नहीं, चावल नहीं है। ठीक है, जो सबसे अधिक स्टार्च होता है, ये कह सकते हैं सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपका मक्के में होता है। किसमें, मक्के में। इसलिए जिन जब जापान वगैरह में, या फिर कह सकते हैं कि USA वगैरह में, इवन चाइना में भी, जो जानवरों को मक्का बहुत खिलाते हैं, क्योंकि मक्का खूब खिलाएंगे तो ग्लूकोज पहुंचेगा, फटाफट मोटा होगा, फिर उन जानवरों को काट पीट के बेचेंगे। दैट्स अंदर पॉइंट। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, बल तो मक्का, मक्का खाया होगा वैसे आपने। ठीक है, और मक्का तो लगभग पता है आपको सारे सीजन मिलता है, रबी, खरीफ, जायद, तीनों फसलों में मिलता है मक्का, याद रखिए। चलिए, तो मक्के में मिलता है कार्बोहाइड्रेट। इसे अनाजों की रानी कहते हैं। पूछा जाए आपसे कि अनाजों की रानी, या कैसे क्वीन ऑफ सीरियल्स, क्वीन ऑफ सीरियल्स किसे कहते हैं, तो बताएंगे सर जो मक्का होता है इसे हम अनाजों की रानी कहते हैं। कहेंगे सर ऐसा क्यों है, भाई मक्के का बहुत ज़्यादा, जितने भी धान, गेहूँ और ये है मक्का, इसमें सबसे अधिक उपयोग मक्के, बहुत बेकरी इंडस्ट्री में कह सकते हैं, बहुत सी जगहों पर होता है। इसलिए मक्के को हम क्या कहते हैं, अनाजों की रानी कहते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखें। ठीक है, अब चलिए इसका क्वेश्चन बनता है कि मक्का C3 प्लांट है कि C4 प्लांट है। जैसे मक्का हो गया, चौलाई हो गया, फिर आपका गन्ना हो गया, ये सारे के सारे ही क्या है आपके C4 प्लांट है। अब आप कहेंगे सर C4 और C3 क्या होता है, तो इसको समझ लेते हैं। देखिए, दो टाइप के प्लांट होते हैं, एक होता है आपका C3, मैं बहुत डीप नहीं जाएंगे हम लोग। ठीक है, एक होता है आपका C3 और एक होता है आपका C4 प्लांट। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर याद करना हो जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, एक आपका मक्का है, मक्का, मक्का हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा चौलाई, मक्का, चौलाई, गन्ना, ये सारे के सारे आपके क्या है C4 प्लांट के एग्जाम्पल है, जहाँ से हर बार क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आप कहेंगे सर ये सब तो ठीक है, पर ये तो बताइए कि जो C4 प्लांट और C3 प्लांट में मेन डिफरेंस क्या है, किसी को पता कमेंट में लिखिए आप। आइए चलिए देखते हैं इसको। ठीक है, देखिए जो C3 प्लांट होते हैं और C4 प्लांट होते हैं, तो जो मैक्सिमम जो प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है, तो C4 प्लांट में क्या होता है, जो प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण जिन्हें फोटोसिंथेसिस कहते हैं, इसमें फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है। क्या होता है, इसमें जो फोटोसिंथेसिस होता है C4 प्लांट में, वो ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू C3 प्लांट। C3 प्लांट के कंपेरिजन में, मतलब इन सबको छोड़ के मैक्सिमम प्लांट आपके C3 होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा
C4 प्लांट में आपका प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है वो ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ इसमें जो CO2 बनाने की प्रोसेस है, ठीक है, CO2, तो इसमें CO2 के करीब 4 मॉलिक्यूल यूज़ होते हैं और इसमें 3 मॉलिक्यूल निकलते हैं, ये यूज़ होते हैं। इस बात को याद रखिए। ये मेन डिफरेंस है आपका C3 और C4 प्लांट में। पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा C4 प्लांट है, रट्टा मार लेगा। चौलाई हो गया, ठीक है, चौलाई हो गया, गन्ना हो गया, गन्ना हो गया, मक्का हो गया, यही मेन क्या आपके C4 प्लांट है जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आइए पीछे चलते हैं। तो अब इसका साइंटिफिक नेम क्या है, मेज मतलब मक्का, तो क्या नाम देते हैं इसका, जिया मेज। क्या नाम इसका है, इसका नाम क्या है आपका, जिया मेज। आपको ये भी पता होगा कि इसका उपयोग बायोडीजल के फॉर्म में करते हैं। कहीं सर ये कैसा है, तो कल ही हमने डिस्कस किया था कि ऐसे खाद्यान्न फसलें, ऐसे फसलें जिनका उपयोग हम ऊर्जा के लिए कर सकते हैं उन्हें हम ऊर्जा फसलें भी कहते हैं। उसमें आपका जैसे आलू हो गया, मक्का हो गया, ठीक है, आलू, मक्का, गन्ना, ठीक है, जैट्रोफा, ये सारे के सारे क्या ऊर्जा फसलें, इन्हें एनर्जी फसलें भी कहते हैं। तो इसका उपयोग, क्योंकि इसमें स्टार्च बहुत अच्छे अमाउंट में है, इसलिए इसका उपयोग हम क्या करते हैं, हम ऊर्जा फसलों के रूप में भी, मतलब अल्कोहल बनाने के लिए भी कर सकते हैं, इसलिए हम बायोडीजल के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, याद रखिएगा। अब ये तो पता होगा आपको कि मक्का लगभग हर सीज़न में मिलता है, ठीक है। मक्का जो है रबी, खरीफ, जायद, ये तीनों ही सीज़न में मिलता है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं कि वर्ष पर्यंत बोई जाती है, ठीक है। वर्ष पर्यंत क्या होती है, मक्का बोया जाता है, इसको याद है, ठीक है। अब आते हैं भारत में। तो भारत में जो मक्का लाने का श्रेय है वो पुर्तगीज़ को दिया है, ठीक है। जो पोर्चुगीज़ हैं, पुर्तगाली हैं, जो 15वीं शताब्दी में आए थे, तो माना जाता है कि भारत में जो मक्का लाने का काम है वो किसने किया था, आपके पुर्तगालियों ने किया था, याद रखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन सारे पूछे हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, आपको डिस्कस कर दिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि यह एक उभयलिंगाश्रयी पौधा है। जैसे आपको पता होगा प्लांट भी दो टाइप के होते हैं, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, और कह सकते हैं कि आपका यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल और एक उभयलिंगी, ठीक है। इसके इंग्लिश में मुझे नहीं आती है, ठीक है। एक लिंगी, द्विलिंगी, बहुलिंगी, उभयलिंगी, सॉरी, इसको हिंदी में उभयलिंगी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक आपका उभयलिंगी पौधा है। उभयलिंगी पौधे ऐसे होते हैं जिनमें मेल फीमेल दोनों ही ऑर्गन्स एक ही फ्लावर मिल जाते हैं, उन्हें उभयलिंगाश्रयी कहते हैं, ठीक है। तो ये एक उभयलिंगाश्रयी पौधा है, याद रखिएगा, ठीक है। क्या है, ये एक उभयलिंगाश्रयी पौधा है, फिर भी इसमें जो परागण होता है वो पर परागण होता है। क्या होता है, ये बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, पर परागण, स्वपरागण, ठीक है। तो मेनली ये उभयलिंगाश्रयी पौधा है, बट इसमें परागण क्या होता है, आपका पर परागण होता है, क्योंकि एक्सेप्शंस वाला है, और आपको पता है एक्सेप्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको याद रखिए, ठीक है, पर परागण होता है। नेक्स्ट, ये तो पता होगा आपको कि मक्का का सबसे बड़ा आयातक, वो जो मीट इंडस्ट्री जहाँ पे ज़्यादा रहेगी, ठीक है, तो बता सकते सर मक्का का जो सबसे बड़ा आयातक है वो हमारा प्यारा छोटा भाई, ठीक है, चाइना है, ठीक है। और जो सबसे बड़ा निर्यातक है वो कौन है, USA, ठीक है, आपको पता होगा वैसे, ठीक है, सारी चीज़ें। अब मक्के में जिंक की कमी से वाइट बर्ड डिजीज़ हो जाती है, कौन सी, वाइट बर्ड डिजीज़ है, ठीक है, जो कि मक्के में जिंक की कमी से, किसकी कमी से होती है, जिंक की कमी से होता है, क्योंकि यूपी बिहार में बहुत अच्छा मक्का बोया जाता है, ठीक है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फसल है रामदाना। कहीं सर रामदाना क्यों है, क्योंकि रामदाना यूपी में अच्छे अमाउंट में बोया जाता है, इसलिए रामदाना की बात करें। रामदाना को हम सुपर फूड भी कहते हैं। क्यों सुपर फूड कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट भर भर के होते हैं। आप कहीं सर रामदाना क्या, अक्सर आप देखते हैं वो जो आप चिक्की खाते हैं, चिक्की से मूंगफली और गुड़ का बनता है, इसी तरह रामदाना भी होता है, जो रामदाना के लड्डू होते हैं जो लोग व्रत में खाते हैं, ठीक है, या बेकिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है रामदाना, वही, ठीक है। तो बल रामदाना का प्लांट देख लिए, समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। प्लांट तो शायद आपने नहीं देखा हो, ठीक है, मैंने देखा वैसे, ठीक है। तो बल रामदाना को हम सुपर फूड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है। आइए देखते हैं। तो रामदाना जो है ये बहुउद्देशीय धान्य फसल है। बहुउद्देशीय मतलब बहुत सारे उपयोग में किया जाता है, इसका था सब्जी में भी, इसके पत्तियों को लोग साग बना लेते हैं, सब्जी में, दाल, मतलब अनाज के फॉर्म में, दोनों फॉर्म में रामदाना का उपयोग किया जाता है। यूपी बिहार में, आपको जो भारत में बात कर सकते हैं, ठीक है। तो रामदाना याद रखिएगा, बहुउद्देशीय, बेकरी इंडस्ट्री में लोग ऐसे खाने में, लोग इसकी आटे की रोटी बनवा के खाते हैं, बहुउद्देशीय फसल है रामदाना, ठीक है। सुपर फूड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट बहुत ही अच्छे अमाउंट में, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, हम सुपर फूड की हम संज्ञा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें सूखा सहन करने की व्यापार क्षमता है, मतलब जहाँ पे पानी कम हो, पानी ना उग रहा हो, ठीक है, पानी ना रुक रहा हो, वहाँ पे भी इसको हम उगा सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब शाकाहारी लोग के लिए प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत होता है, ठीक है, शाकाहारी लोग के लिए प्रोटीन बहुत अच्छा स्रोत है, इसलिए इसको हम सुपर फूड भी कहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो न्यूट्रिएंट उन्हें आसानी से मिल जाता है, ठीक है। चलिए, रामदाना खत्म हो गया, आगे देखते हैं
नेक्स्ट हमारा बाजरा, ठीक है। बाजरा आपको पता होगा, जब भी हम बात करें मोटे अनाजों में, मोटे अनाजों में बाजरा का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बाजरे का उपयोग हम चारे, आई मीन जो पशु हमारे हैं उनके चारे के लिए भी कर सकते हैं और हम अपने लिए भी करते हैं, दोनों कामों के लिए हम करते हैं, इसलिए बाजरे को आप बिल्कुल याद रखें, ठीक है। चलिए तो बाजरे के बारे में बात कर लें। बाजरा एक मोटा अनाज है, ठीक है, जो हमारे राजस्थान या जहाँ पे पानी थोड़ा कम होता है उन एरियाज में बहुत ही अच्छे अमाउंट में बाजरा ग्रो करता है, ठीक है। देखते हैं तो सूखा सहन करने की जितने भी सीरियल और मिलेट्स हैं, ठीक है, जितने भी सीरियल और मिलेट्स हैं उनमें सूखा करने के सहन करने की सबसे अधिक क्षमता है वो बाजरे में मिलती है। हल्का सा पानी ना भी लगे तो भी आराम से बाजरा ग्रो कर जाता है, मतलब बलुई मिट्टी में बाजरा जो बहुत अच्छा ग्रो करता है, इसको याद रखें, ठीक है। अब इसमें जो पोषक तत्व है, हमने बाजरा कम खाते हैं हम लोग, ठीक है, खासकर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग हैं या फिर राजस्थान के लोग हैं, हरियाणा के लोग हैं, वो बाजरे का बहुत अच्छी तरह सेवन करते हैं। यही एक रीज़न होता है कि उनके कद काठी देख लीजिए, उनकी पावर देख लीजिए, स्टेमिना काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। तो आप भी बाजरा खाया करिए अगर पॉसिबल हो तो, ठीक है। फिर रोटी बड़े कलर उसका डिस्कलर हो जाता है, बट इट्स अमेजिंग, अच्छा लगता है, ठीक है। तो बाजरे में याद रखिए इसमें जो खनिज लवण होते हैं, खनिज लवण क्या होता है, अबाउट 2.7%, बहुत ही अच्छे अमाउंट में इसमें खनिज लवण मिलते हैं, क्योंकि भाई बाजरे में जो चोकर निकलता नहीं है, जो हम धान गेहूँ में पॉलिश करके निकलवाते हैं उसमें निकलता नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ इसमें सूखा सहन करने की बहुत ही अपार क्षमता होती है, हल्का से ही पानी मिल जाएगा आराम से ग्रो कर जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ याद रखिए जो बाजरे में कौन सा रोग होता है, एक अर्गट रोग होता है। कौन सा? अर्गट, याद रखिएगा, अर्गट और हरितबाल। क्वेश्चन क्या था, अर्गट से पूछा जाता है, पूछा था अर्गट किस फसल का रोग है, तो याद रखिए बाजरे का। अर्गट किसका रोग है? आपका बाजरे का रोग है। इस क्वेश्चन को याद रखिए, ठीक है। चलिए हमने जो सीरियल्स देखना था हमें, जो हमारे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, मेनली हमने उन्हीं टॉपिक्स को ले जहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि हमें एग्रीकल्चर की पूरी पढ़ाई नहीं करनी है, हमें एग्रीकल्चर वही पढ़ना है, ठीक है, जहाँ से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जिनकी कृषि होती है, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, हम उन्हीं की बात करेंगे, ठीक है। आप कहेंगे सर कपास की तो नहीं होती, बट इम्पॉर्टेंट है ना, हमारी इकॉनमी काफ़ी अच्छा रोल है कपास का, वैसे भी पढ़ेंगे हम, कपास नारियल वगैरह का रबड़ भी पढ़ेंगे, बट जो मेन फसलें हैं उनके हम देख रहे थे, क्योंकि ये जो पोर्शन है प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस जब लिखेंगे आप, वहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। चलिए आइए अब हम बात करें दलहनी फसलों की, दाल वाली फसलों की बात करते हैं, ठीक है। दाल वाली फसलों की बात करेंगे तो इसमें आप कह सकते हैं कि आपका मेनली अरहर की बात करेंगे हम, अरहर की, फिर आपका सोयाबीन की। देखिए सोयाबीन भले एक दलहनी फसल में है, बट चूँकि तेल अच्छा मिलता है इसलिए इसको हम तिलहनी में भी रखते हैं, ठीक है। सोयाबीन हो गया, मटर हो गया, अरहर हो गया, खेसारी दाल भी आती है, ठीक है, वो नहीं है, एक वो है ना एक्टर उनको खेसारी लाल नहीं है, ठीक है, खेसारी दाल भी होती है, लेंटिल, हार्मफुल इसलिए इसको भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। मटर हो गया, चना हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे क्या आपके हैं, दलहनी फसलें हैं। भाई थोड़ा दलहनी फसलों को देख लेते हैं। भारत में दलहनी फसलों का इतना ज़्यादा उपयोग क्यों होता है? क्यों? क्योंकि भारत में अभी भी जो शाकाहारी लोग हैं, भाई शाकाहारी लोग को प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? तो शाकाहारी लोग को जो प्रोटीन चाहिए होगा वो दो ही जगह से ज़्यादा मिलता है, एक तो दूध से मिलता है हमें, मिल्क से, और दूसरा पल्सेस से, दालों से। इसीलिए भारत जो है दाल का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक, निर्यातक नहीं, हम उत्पाद भी सबसे अधिक करते हैं, हम उपभोग भी सबसे अधिक करते हैं, और हम आयात मतलब मंगाते भी हमें सबसे अधिक, ठीक है। तो याद रखिए, ठीक है। आइए देखते हैं मेन दलहनों के बारे में। चलिए तो दलहनी फसलों की बात करते हैं तो आपको पता है लेग्यूमिनस, इसको हम लेग्यूमिनस प्लांट भी कहते हैं, क्या कहते हैं? लेग्यूमिनस, इन्हें हम लेग्यूमिनस क्रॉप्स भी कैसे फसल कह सकते हैं, प्लांट कह देता हूँ इन्हें हम लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इनमें लेग्यूम्स होते हैं, क्या लेग्यूम्स होते हैं, और इनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता बहुत अच्छी होती है, ठीक है। और इसमें नाइट्रोजन मिले, प्रोटीन के सोर्स नाइट्रोजन होगा ही, ठीक है, आपको पता होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसके साथ साथ ये सभी मौसमों में, रबी, खरीफ, जायद, सभी मौसमों में बहुत ही आसानी से दलहनी फसलें उगाई जाती हैं। हाँ बट ये बात है कि हर फसल का अलग अलग टाइम है, कि रबी के टाइम पे हम कौन सी दलहनी फसल उगाएंगे, फिर जायद के समय कौन सा उगाएंगे, और खरीफ के समय कौन सा उगाएंगे। जैसे रबी की फसल की बात करते हैं कि चना बोल देते हैं, ठीक है। इसी तरह पूछा जाता है इसमें से कौन सी दलहनी फसल किस टाइम की है, रबी की फसल, खरीफ की फसल, सब पहली क्लास में बता दिया। अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो वहाँ से कोरिलेट करिएगा, आपको पूरा पूरा वहाँ समझ आए, ठीक है। तो देखिए जब सभी मौसम उगाई जाती हैं
एक होता है खरीफ, रबी, और नेक्स्ट हमारा क्या है, जायद। ठीक है, अच्छा लिखा हुआ, ठीक है। वेल, तो खरीफ के लिए आपका अरहर, उड़द, मूंग, लोबिया, सोयाबीन। ठीक है, पूछा जाता है सोयाबीन किस मौसम की फसल है, तो क्या बताएंगे आप, इसकी खरीफ की, मतलब गर्मी वाला मौसम। ठीक है, तो कौन कौन सा आपका, अरहर, उड़द, मूंग, ये सारे के सारे ही आपके यूपी में होते हैं, इसलिए बोल रहा है। ठीक है, अरहर, अरहर, उड़द, मूंग, लोबिया, और आपका सोयाबीन, और क्या हमारा, सोयाबीन, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे ही आपके खरीफ के फसल हैं। किसके, आपके खरीफ के फसल हैं। आइए थोड़ा जायद देख लेते हैं। जायद में आपका मूंग, लोबिया, उड़द, सोयाबीन, कौन कौन से आपका, मूंग, सोयाबीन इसमें बोला जाता है। ठीक है, मूंग, उड़द, लोबिया, सोयाबीन, ये सारे हमारे क्या है, ये आपके जायद के हैं। ठीक है, खरीफ की बात करें, सॉरी रबी की बात करें, चना, मटर, मसूर, खेसारी। ठीक है, चना, मटर, चना मटर जाने हैं, ठंडी का मौसम होता है। ठीक है, सब्जी देख लीजिए, याद करिएगा। ठीक है, चना और मटर अक्सर मिल जाता है, मसूर भी, और खेसारी। ठीक है, लेंटिल बोलते हैं इसको सर। ठीक है, तो ये सारे के सारे, नहीं लेंटिल नहीं बोलते सर, कुछ और बोलते हैं, देख लीजिएगा, खेसारी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो फसलें हैं किसके, रबी की हैं। इसके साथ साथ एक और फसल बोल जाए, इसको बोलते हैं हमारा हरी खाद। तो हरी खाद बता दूं मैं आपको। ठीक है, एक हमारा टर्म होता है हरी खाद। हरी खाद, ऐसे कहते हैं ग्रीन मैन्योर। हरी खाद, ग्रीन मैन्योर क्या, थोड़ा इसको देख लेते हैं, इस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए, जो हरी खाद की बात करते हैं, तो इसके लिए मेनली जो फसलों को हम बोते हैं, इसमें आपका आता है ढैंचा, सनई, लोबिया, मूंग, उड़द, ये मेन फसलें हैं जिन्हें हम हरी खाद के रूप में बोते हैं। कहेंगे सर ये सब तो ठीक है, बट इनका फंक्शन, हरी खाद होता क्या है। देखिए, होता ही है, इनमें जो फसलों को देख रहे हैं आप, ये बहुत ही तेज़ी से ग्रो करते हैं। ये फसलें क्या करती हैं, ये जो फसलें हैं, ये बहुत ही तेज़ी से ग्रो करती हैं। तो किसान ये करता है, आपको पता होगा, ये सारे लेग्यूमिनस प्लांट हैं। जब लेग्यूमिनस प्लांट है, तो इनकी जो लेग्यूम्स से जड़ें होती हैं, तो वहाँ पे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। क्या करते हैं, तो ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो होता ही है कि किसान इनको बो देगा, जैसे मान लीजिए खेत है मेरा, मैंने इस खेत में बो दिया, ये बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, बहुत तेज़ी से, 2 से 3 महीने में बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे। जब ये ग्रो करेंगे, तो किसान ये करेगा, इन्हें इसी खेत में कटवा देगा। क्या करेगा, इन्हें बड़े बड़े होते हैं, काफ़ी बड़े, ढांचा में बहुत बड़े होते हैं। इनका तो मेन पूछा जाए कि मेन खरी खाद के रूप में कौन यूज़ होता है, तो या तो ढैंचा और सनई। ढैंचा और सनई जो होते हैं, वो मेन यूपी बिहार की बात कर रहा हूँ, ये मेन यूज़ होते हैं आपका ढैंचा सनई के फॉर्म में, आई मीन हरी खाद के फॉर्म में। और ये भी यूज़ होते हैं, बट ये सबसे अधिक ढैंचा और सनई। हमने बो दिया, प्लांट बहुत लंबे लंबे होते हैं, करीब 4-4 फीट 5-5 फीट हो जाते हैं। ढैंचा सनई की बात करें, इनको खेत में कटवा देंगे। खेत में कटवाने के बाद उसको फिर आपको पता है कल्टीवेटर रहता है, इससे तावा कल्टीवेटर टाइप का होता है, उससे पूरा पूरा इसको जब कटवाने के बाद उल्टवा देंगे, मिट्टी ऊपर आ जाएगी, और फिर उसमें पानी चला देंगे खेत में पूरा। होगा ये कि कम से कम 15 से 20 दिन बाद ये पूरा का पूरा जो प्लांट, हरा प्लांट है जो भी कहिए, ये इसके जो स्टेम्स हैं, जो भी प्लांट के स्टेम नहीं, प्लांट के जो पूरे, ये पूरा सड़ जाएगा, पानी मिट्टी के अंदर, पानी अंदर सड़ जाएगा। इसके सड़ने से जो मैन्योर बनेगा, उसी को क्या कहेंगे हम, ग्रीन मैन्योर। क्या कहेंगे हम, ग्रीन मैन्योर। और इसी को हम हरी खाद कहते हैं। और हरी खाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है कृषि की। एक तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का ये कैसे एग्जाम्पल है, इसके साथ साथ कृषि मृदा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मृदा की क्या फर्टिलिटी को बनाए रखता है, इसके साथ साथ उसके सॉइल इरोजन को भी कम करता है। दैट्स व्हाई वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हरी खाद पूछेगा, याद रखिए। ठीक है, तो पीछे चलते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि उड़द, अरहर और मूंग, ये 3 रट्टा मार लीजिएगा, क्योंकि तीनों का जन्म स्थान भारत को बुलाया था। कौन कौन सा, अरहर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल। खाया करिए खूब, ठीक है, आराम से पचेगा। अरहर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, ये 3 ऐसी दालें हैं जिनका जन्म स्थान क्या बुलाता है, कि भारत है। अरहर, अरहर, मूंग और उड़द। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सर सोयाबीन, बहुत सोयाबीन का तेल खा रहे हैं आप, ठीक है। तो पूछा था सर सोयाबीन जो है वो सबसे, इसका जन्म स्थान कहाँ है, तो सोयाबीन का जन्म स्थान हम इसको मानते हैं हम, तो हम चाइना को, किसको, चाइना को। चना, चना हमारे यहाँ का नहीं है, चना जो कहाँ का आपका, दक्षिण पूर्व यूरोप का। ठीक है, चना कहाँ का है, इसकी उत्पत्ति जो है दक्षिण पूर्व
यूरोप को मानी जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये कुछ और बातें देख लें दलहनी फसलों में। आइए अब जो खेसारी दाल होते हैं, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। जो खेसारी दाल मैंने आपको बताया था, खेसारी दाल जो होता है वो देखने में आप बहुत डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, अरहर की दाल के टाइप का ही होता है। दोनों में आप मिक्सर कहते हैं ना, कि इसको मिला दिए, मिलावट के लिए खेसारी दाल का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। खेसारी दाल अरहर दाल में मिला देते हैं, उसी रेट में चला जाता है। और इस खेसारी दाल के सेवन से लेप्रोसी होती है, लेप्रोसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। क्यों हो जाती है? क्योंकि ये जो हमारा न्यूरल सिस्टम है उसको कमज़ोर कर देता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो खेसारी दाल में आपका डाई अमीनो प्रोपियोनिक एसिड, याद रखिएगा क्या होता है इसमें आपका, डाई अमीनो प्रोपियोनिक एसिड। खेसारी दाल में क्या होता है आपका, डाई अमीनो प्रोपियोनिक एसिड होता है, जिसके चलते लैथरिज्म क्या हो जाता है आपका, लैथरिज्म का खतरा बना रहता है, जिससे लकवा हो जाता है। उसके बाद क्या होता है हमें, लकवा को पता है ना कि पूरी बॉडी का अंग काम नहीं करता है, मतलब न्यूरल डिजीज टाइप की, पूरी बॉडी वर्क नहीं करती, उसको लकवा कहते हैं, ठीक है, क्योंकि अंग अंग पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो लैथरिज्म, इसलिए जब भी अरहर वगैरह लीजिए तो कोशिश करिए कि वो प्योर हो, उसमें मिलावट ना हो। मिलावट होगा तो आपको लैथरिज्म का खतरा बना रहता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में इसका खतरा बहुत ज़्यादा फैला था, अब हो सकता है कम हो गया, ठीक है। और सरकार ने इसकी मिलावट पे भी रोक लगा रखी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे पूछा जाता है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च फॉर सेमी एरिड जोन, तो हैदराबाद में, अपने जीके जीरो से पढ़ा हुआ रेटा वाले, ठीक है। दलहनी फसलें आपको पता होगा कि ये मृदा संरक्षण उर्वरता के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ल्ड में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक, स्टार्टिंग बता दिया आपको, उत्पादक, उपभोक्ता, आयातक, निर्यातक नहीं आयातक, तीनों भारत है। बताऊंगा आपको भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र, मतलब जहाँ पे दलहन पे दालों के ऊपर जो रिसर्च होता है वो कहाँ पे आपका, तो कानपुर में। बहुत बार पूछा है कहाँ पे आपका, कानपुर में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये आज़ाद बहार अमार, ये एग्रीकल्चर वालों के लिए इसकी मेन फसलें हैं, ठीक है। तो जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स दिख रहे हो तो देख लीजिएगा, अमर, बहार, आज़ाद, पारस, मालवी, चमत्कार, ये सब अरहर की प्रमुख फसलें हैं। एग्रीकल्चर वालों को इतना डीप पे जाना है, बाकी आज काम चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें सोयाबीन की, ठीक है। अब आप कहेंगे सर सोयाबीन अभी तो आप कहते हैं तिलहन में, तो याद रखिएगा सोयाबीन एक ऐसी फसल है जो इसकी प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे इसको कहते हैं कि हमारी ये दलहनी फसल है। क्या है आपकी, ये दलहनी फसल है, परंतु जब चूँकि इसमें तेल बहुत ही अच्छे अमाउंट में निकलता है, इसलिए इसे हम तिलहनी फसलों में भी रखते हैं। इस पॉइंट को आप बिल्कुल ही याद रखिएगा, ठीक है। आइए कैसे बात करते हैं, देखिए जो आपका सोयाबीन है, तो सबसे पहले वो दलहनी फसल है, बट तेल ज़्यादा मिलता है, इसलिए हम इसे तिलहनी फसल की जब कैटेगरी करेंगे वहाँ पे हम सोयाबीन को रख लेते हैं, ठीक है। इसका जन्म स्थान आपको पता है, मैंने पहले बता दिया था, इसका जन्म स्थान जो है कौन सा आपका, चाइना है। चाइना में सबसे अधिक आपका, मतलब माना जाता है चाइना में इसका जन्म स्थान हुआ है, ठीक है, सबसे पहले। अब क्वेश्चन चूँकि यहाँ से बने हैं कि इसमें जो सोयाबीन होता है, सोयाबीन ऐसे होता है, ये सोयाबीन की खेती होती है, जो आप खाते हैं ना चंक, दैट इज़ नॉट द सोयाबीन, वो सोयाबीन की खली से बनता है, वो सोयाबीन का भूसा है, ठीक है। या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोयाबीन के जो दाने होते हैं, इस टाइप दाने अगर आप देखें, दाने इस टाइप के होते हैं किसी के हाथ में, ठीक है, और ये सोयाबीन के दाने इसमें लगते हैं फली के फॉर्म में, ठीक। तो जो सोयाबीन आप देख रहे हैं फली के फॉर्म में, इसका जब तेल निकाला जाता है तो उसका जो रफेज है, इसके तेल के निकालने के बाद जो भूसी कह सकते हैं, रफेज कहते हैं, तो वो हम खाते हैं, अच्छी चीज़ें वो हम खाएं, ठीक है। फिर मैक्सिमम तेल निकल गया है, तो मैक्सिमम जो न्यूट्रिएंट है, ठीक है, जो है सोयाबीन बड़ी है, सोयाबीन चंक्स खाते हैं आप, ठीक है। या इट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैक्सिमम जो न्यूट्रिएंट है इसमें भी होता है, ठीक है। तो प्रोटीन इसमें न्यूट्रिएंट होता है, मैं न्यूट्रिएंट ही तो कहा ना, ठीक है। बल तो याद रखिएगा सोयाबीन के जो प्लांट्स, इस टाइप के सोयाबीन के प्लांट्स होते हैं, ठीक है। अगर आपने सोयाबीन का प्लांट ना देखा हो, इस इमेज को देख लिया, सोयाबीन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन का सोर्स है, आपको शायद पता भी होगा, ठीक है। बट इसके दाने ऐसे होते हैं, इसी में से तेल निकाला, सोयाबीन का तेल निकाल के फिर इसका उपयोग करते हैं, इसको आप बिल्कुल रट्टा मालिए, ठीक है। बल सोयाबीन की बात करते हैं, सोयाबीन जो होता है इसमें आपका प्रोटीन कह सकते हैं, तो अबाउट कह सकते हैं कि आपका 40 to 45% तक प्रोटीन होता है इसमें, ठीक है। और ऑयल की बात करेंगे तो करीब 20 से 25% तेल भी निकल जाता है, ठीक है। 20 से 22% इसमें तेल भी निकल जाता है। प्रोटीन की बात करते हैं, कह सकते हैं 40 से 45% से प्रोटीन पाया जाता है किस पे, तो आप बताएंगे सर सोयाबीन में। बात करते हैं, ये एक अल्प प्रकाशीय पौधा है, अल्प दीप्तिकारी बोलते हैं इसको, अल्प दीप्तिकारी, दीप्त में प्रकाश भी होता है, इसे अल्प दीप्तिकारी बोलते हैं। कहेंगे सर ये क्या है, दीप्तिकारी या अल्प दीप्तिकारी दोनों अलग अलग है। दीप्तिकारी जो आपके सनलाइट में या लाइट में बहुत तेजी से ग्रो करे, उससे हम दीप्तिकारी कहते हैं। और जो थोड़ा सनलाइट कम है, थोड़ा कम भी धूप है ना,
तो ग्रो करे उसे हम अल्पदीप्तिकारी कहते हैं। ध्यान रखिए सोयाबीन क्या है, एक अल्पदीप्तिकारी प्लांट है, इसको रट्टा माल। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से बने हैं, ठीक है, इसलिए मैं इसे बता रहा हूँ पूरी। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत में 70% से अधिक जो तिलहन फसल है, मैक्सिमम जो भी तिलहने फसलें हैं, ठीक है, उसका अबाउट तिलहन में आपका सरसों आ जाता है, सैफ फ्लावर देखेंगे आप, सनफ्लावर देखेंगे आप, ठीक है, आपका मैक्सिमम जो मूंगफली है, जो तिलहनी फसल खरीफ की फसल है किसकी, वो सारी की सारी क्या है, पहली बात तो वर्षाधीन है, खरीफ नहीं सॉरी, मतलब वर्षा पे डिपेंडेंट होती है। जो भी हमारी तिलहनी फसलें जिन्हें हम तेल के लिए उगाते हैं क्या है, तो आपकी वर्षाकालीन फसलें पता होगा आपको, ठीक है। भले लेग्यूमिनस में हम तेल के लिए पढ़ रहे हैं, मैंने पहले आपसे बोला, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोयाबीन एक क्या है, प्रकाश छिपी, मैंने पहले बताया प्रकाश छिपी पौधा भी है, ठीक है। भारत में इसको यूएसए से लाया गया था, कब, 1968 में, मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद इसको यूएसए से लाया गया था, ठीक है। और फिर इसका प्रोडक्शन आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल हम अच्छे चल रहा है सोयाबीन का तेल खा खा के। चलिए, था वो दलहनी, पर हमने पढ़ा उसको तिलहनी की फॉर्म में, ठीक है, याद रखिए, क्योंकि तेल इसमें अच्छा मिलता है सोयाबीन में। आइए अब हम बात करेंगे तिलहनी फसलों के बारे में, कि तेल के लिए हम किन किन फसलों को पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या, क्योंकि तेल इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता होगा भाई तेल तो खाद्य तेल की बात करेंगे, खाद्य तेल की, या हम खाद्य तेल की बात करेंगे, खाद्य तेल की, तो आप कहेंगे सर खाद्य तेल के फॉर्म में आप क्या क्या यूज़ करेंगे, आइए इसको देखें, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे सनफ्लावर पढ़ेंगे, हमने एक तरह सोयाबीन पढ़ी लिया, हम सनफ्लावर पढ़ेंगे, फिर आपका सैफफ्लावर पढ़ेंगे, सरसों पढ़ेंगे, कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ से पूछे जाते हैं, उसको देख लेते हैं, ठीक है। आइए चलिए, भारत में मैंने आपसे पहले बता दिया मैक्सिमम जो तिलहनी फसलें हैं यहीं से होती हैं, ठीक है। अब मूंगफली है, बहुत अच्छा तेल होता है इसका, ठीक है, खाएगा आप लोग, ठीक है, जम जाता है इसका तेल, कहीं भी जमता नहीं है, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ जो मूंगफली की बात करते हैं, तो मूंगफली क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मूंगफली की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, तीन चार चीज़ें याद रखिएगा। मूंगफली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मूंगफली की फसल होती है, ठीक है, आप जो पहली क्लास में याद करिएगा, पहली क्लास में क्या बताया था कि मृदा अपरदन को रोकती है, क्योंकि जो मूंगफली की फसल देखा ना, ये तो मूंगफली है, ये मूंगफली हमारी ज़मीन में लगी हुई, तो यहाँ से ऐसे ऐसे निकलती हैं इसकी लीव्स, ठीक है, और इनसे छोटे छोटे लीव्स निकल के फैली रहती है, ठीक है। ये मृदा अपरदन को रोकने का काम करते हैं, किसको, मृदा अपरदन को रोकने का काम करती है मूंगफली करती है, इसलिए इसको रट्टा मार, ठीक है। मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या करेंगे हम, मूंगफली का उपयोग करेंगे, ठीक है। बल और देखते हैं, तो ये भी लेग्यूमिनेसी का है, कौन सा आपका लेग्यूम्स है, ये लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है, ठीक है। तिलहन मस्त मुझे तिलहन में भले यूज़ करें, ये लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है, ठीक है। इसका जन्म स्थान ब्राज़ील मानते हैं, कि मानते हैं कि ब्राज़ील में इसका जन्म हुआ होगा। इसमें जो ऑयल परसेंटेज की बात करें, तिलहन की बात करते हैं, इसमें तेल का परसेंटेज बहुत अच्छा होता है, अबाउट 45% तक, मूंगफली में अबाउट 45% तक आपका तेल मिलता है, ठीक है। इसके साथ साथ पूछा जाता है कि परपरागण और स्वपरागण होता है, याद रखिए मूंगफली में आपको स्वपरागण होता है, ठीक है, मक्की में परपरागण, इसमें क्या होता है आपका स्वपरागण होता है, याद रखिए, ठीक है। फिर एक मेथड है पैगिंग, पैगिंग एक मेथड है जिससे खरपतवार थोड़ा कम किया जाता है। तो मूंगफली में हम पैगिंग करते हैं, क्या पैगिंग, क्वेश्चन ये पूछा है किस फसल में हम पैगिंग करते हैं, तो मूंगफली। जिस तरह पंख भंजन की बात करते हैं, तो पंख भंजन हम धान में करते हैं, जो पैगिंग की बात करते हैं, ठीक है, खरपतवार निकल आता है, पैगिंग जो है ये आपका मूंगफली में होता है, इस बात को बिल्कुल ही रट्टा मार के बैठिए, ठीक है। इसके साथ साथ मूंगफली जो खली होती है, 17% इसमें मूंगफली खली होती है, फिर इसमें प्रोटीन भी मिलता है, इस बात को आप याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें सूर्यमुखी की, इसे हम सनफ्लावर भी कहते हैं, ठीक है। सूर्यमुखी अक्सर आपने इमेज में देखा होगा, ठीक है, हो सकता है आपके आसपास कहीं होता हो, आपने वहाँ पे भी देखा होगा, ठीक है। तो सनफ्लावर की बात करते हैं, देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं, ठीक है, जैसे जैसे सन रोटेट करता है वैसे वैसे क्या होते हैं, सनफ्लावर जो है ये आपका रोटेट करता है, ठीक है। तो इसका जो ऑयल है, जो सनफ्लावर का या जो सूर्यमुखी का तेल होता है, इसका भी उपयोग हम, आपने देखा होगा कि जो हार्ट के पेशेंट होते हैं अक्सर इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि हमारी हार्ट पे कोलेस्ट्रॉल का जमा नहीं होने देते हैं, तो दैट्स गुड फॉर अस, वेल। तो जो सूर्यमुखी की बात करते हैं, तो पहली बात याद रखिए इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसका जो खली होती है उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा, अबाउट कह सकते हैं 40 to 50%, इसमें 40 to 50% क्या होता है, प्रोटीन होता है। और इसका जन्मस्थान जो अमेरिका है, पूछा जाता है कि मूंगफली का जन्मस्थान कहाँ है, क्या बताएंगे सर, इसमें इसका जन्मस्थान अमेरिका है, और इसमें आपका लिनोलेनिक एसिड, कौन सा आपका लिनोलेनिक एसिड, इसमें आपका लिनोलेनिक एसिड मिलता है, जिसके चलते ये हृदय रोगियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। और ये जो धमनी होती है इसमें नहीं जमता है, तो दैट्स गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। इसको भारत में कब लाया गया,
तो इसको यूएसए रूस से लाया गया था। देखिए रूस से लाया गया, सोयाबीन को कहाँ से लाए हम, अमेरिका से लाए 1968 में। इसको कहाँ से लाए हम, रसिया से लेके आए, और कब लाए 1969, मतलब वहाँ से बिल्कुल चलता रहता है कौन ज़्यादा भारत पर कब्जा करे, ठीक है। तो इस फसल को हम रसिया से लाए और उस फसल को हम कहाँ से लेके आए, सोयाबीन को तो हम बता सकते हैं सर आप वहाँ से लेके आए, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट फसल हमारी सरसों। सरसों से लगभग आप सभी लोग परिचित होंगे। सरसों की फसल जो है वो किसी के लिए नई नहीं है, सभी लोगों ने सरसों देखा होगा, सब लोग सरसों यूज़ भी करते हैं, ठीक है भाई। बहुत अच्छे खेत लगते हैं इसके, छोटे छोटे पीले पीले सरसों के खेत, ठीक है। तो याद रखिएगा, पूछा था सरसों किस फैमिली का है, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी में भी चैप्टर है ये, सरसों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रूसीफेरी फैमिली, कौन सी आपका, ये हो गया, गुड़हल का पौधा हो गया, सारे के सारे क्या है, क्रूसीफेरी फैमिली के हैं। और इसका जन्मस्थान क्या, पूर्वी यूरोप माना जाता है। इसका जन्मस्थान जो है वो कौन सा आपका, जो पूर्वी यूरोप का क्षेत्र है वही इसका क्या है, जन्मस्थान है, ठीक है। इसमें एक एसिड मिलता है एरोसिक एसिड, पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो याद रखिए इसमें एरोसिक एसिड मिलता है जो कि हानिकारक होता है मानव स्वास्थ्य के लिए। अब मुझे पता नहीं कि हानिकारक होता, पता नहीं कहाँ से स्टडीज निकाल दी जाती हैं, क्योंकि भारत में ज़्यादा होता है ना, ठीक ठाक सस हो जाता है। और विदेशी कंपनी में जो अपने सोयाबीन को या फिर कह सकते हैं कि आपका सनफ्लावर ऑयल को जब प्रमोट करना हो तो कुछ ना कमी दिखानी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि सरसों के तेल लगभग हम तो बचपन से हम लोग खा रहे हैं, ऐसा कुछ दिखा तो नहीं, अब हो सकता है जो पढ़ना तो है। तो इसमें एरोसिक एसिड बोला था, एरोसिक एसिड जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बट हमारे बाप दादा तो यही खा रहे थे, उन्हें तो कोई बीमारी नहीं हो रही थी। हाँ, जब से ये मुझे लगता है कि सोयाबीन का और सनफ्लावर ऑयल खाना स्टार्ट किया तो बहुत सी डिजीज आनी स्टार्ट हुई, जो भी हो एरोसिक एसिड आ जाता है जो कि माना जाता है कि हार्मफुल है। ये सब स्टडीज़ निकाली भी जाती है ताकि कुछ हो, ठीक है। पर नेक्स्ट बात करेंगे, सरसों या राई में जो पंजेंसी, जो स्मेल आती है ना, बिल्कुल कहते हैं बड़ी अच्छी स्मेल आ रही है, तीखी स्मेल आ रही है, ठीक है। तो किसके चलती आती है, आइसोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट के कारण, किसके कारण, याद रखिएगा सरसों में जो पंजेंसी, जो स्मेल, तीखी स्मेल आता है, जैसे सरसों का प्यारा तेल हो, मतलब ताज़ा तेल हो, आप देखेंगे आंखें ले जाएंगे, आंखों में आंसू आने लगते हैं उसके सामने, उसकी झाग से, उसकी स्मेल से। तो इसके चलते होता है आइसोथायोसाइनेट, किसके थ्रू, आइसोथायोनाइट के साथ, आइसोथायोसाइनेट के चलते सरसों से क्या होता है, उसकी पंजेंसी होती है, स्मेल आती है अलग से, ठीक है। नेक्स्ट हमसे पूछा जाता है कि जो सरसों की खली होती है, अक्सर पहले किसान जो होता है जो सरसों के तेल से जो खली निकलती थी, ठीक है, तो वो अपने पशु को खिलाता था, माना जाता है कि वो हार्मफुल है। क्यों हार्मफुल है, तो बताएंगे सर, आपका ग्लूको आइसोलेट्स, ठीक है, इस सरसों की खली में ग्लूको आइसोलेट्स होता है, ग्लूको आइसोलेट्स होता है, जिसके चलते ये पशुओं के साथ साथ हम ह्यूमन बींग्स के लिए भी हार्मफुल है। हम तो नहीं खाते बट पशु खाते हैं, तो जैसे स्टडीज़ है पशु को नहीं खिलाने चाहिए, एक लिमिटेड अमाउंट में खिला सकते हैं, उससे नहीं खिला सकते, ठीक है, याद रखिएगा। अब सरकार ने इसकी जो मात्रा है फिक्स कर रखी है कि भैया इसकी जो मात्रा है 0.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए, किसकी, तो ग्लूको आइसोलेट्स की, किसकी, ग्लूको आइसोलेट्स की मात्रा जो है 0.5% से अधिक नहीं, अगर ऐसा हो रहा है तो फिर वो तेल क्या है, हानिकारक हमारे लिए, याद है, ठीक है। पूछा जाता है कि सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है, सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो वही जहाँ पे घाना पक्षी विहार केंद्र है आपका, कहाँ, भरतपुर राजस्थान में, भरतपुर राजस्थान में कहाँ है आपका सरसों अनुसंधान केंद्र। सरसों पर जो भी स्टडीज़ होंगी, जो आपके डिफरेंट डिफरेंट स्टडीज़ होंगी, ये सारी चीज़ें कहाँ पे होंगी, भरतपुर में। इस क्वेश्चन को बिल्कुल वन लाइन के फॉर्म में याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सैफ्लावर, सैफ्लावर को हम कुसुम या बर्रे कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे हम कुसुम या बर्रे कहते हैं। सनफ्लावर अलग है, सैफ्लावर है, सैफ्लावर इसका फुल सनफ्लावर से अलग है, ठीक है, सैफ्लावर बोल रहा हूँ, ठीक है। इसका इस्तेमाल करने से क्या होता है, तो इसका इस्तेमाल मतलब खाने पीने सब जगह होता है, ठीक है। इसके साथ साथ रोगन करने में किया जाता है इसका, ठीक है, और वाटर प्रूफिंग के लिए, कपड़ों में वाटर प्रूफिंग, खाने पीने मेनली इसका उपयोग, गलती से मुझे खाने पीने नहीं, वो सनफ्लावर का है। इसका उपयोग जो मेनली हम कहाँ करते हैं, तो रोगन के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब पॉलिश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, और वाटर प्रूफ करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और सैफ्लावर मेनली कहाँ होता है, तो बता दें सैफ्लावर सब मेनली खाने के लिए भी होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब सनफ्लावर का सैफ्लावर का मेनली उपयोग कहाँ किया जाता है, तो बहुत सारे सैफ्लावर है मेनली महाराष्ट्र में, बट इसका जो सबसे अधिक उपयोग सैफ्लावर का कहाँ करते हैं, तो कपड़ों के रोगन में कर सकते हैं, फिर आपका कपड़ों के वाटर प्रूफ बनाने में, या फिर रोगन में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। इसका सैफ्लावर का, सैफ्लावर याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट जो तिल उत्पादन की बात कर रहे हैं, ठीक है, फसल आई मीन तिलहन की बात कर रहे थे, तो उसमें याद रखिएगा तिल, भाई तिल के लड्डू जो आप खाएंगे भी गर्मी में, ठीक है, सॉरी ठंडी में, तिल में माना जाता है, तिल में करीब 40% तक ऑयल होता है। क्वेश्चन पूछा है कि तिल में या राम तिल में कितने परसेंट तक प्रोटीन होता है, ऑयल होता है, तो 20% तक लोग तिल मिल जाता है, जिसका मिलियन पूजा में ज़्यादा उपयोग करते हैं, ठीक है।
इसके साथ साथ इसमें आपका 18 से 20% आपका प्रोटीन होता है। नेक्स्ट हम अलसी की बात करते हैं। अलसी का तेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है हार्ट डिजीज़ वालों के लिए। जो अलसी का तेल होता है उसमें भी आपका 18 से 20% ऑयल होता है। तिल में ज़्यादा है, अलसी में कम है, ठीक है। और इसमें आपका 36% तक प्रोटीन होता है। तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, तिलहन के उत्पादन पता है ना, भारत बहुत कम हो गया था, ठीक है, अभी भी कमी है। आपको पता है हम पाम ऑयल तक आयात करते हैं इंडोनेशिया वगैरह देशों, ठीक है, मलेशिया से, इंडोनेशिया से। तो यहाँ जो हम तिलहन की बात कर रहे हैं, तो तिलहन उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार का इनिशिएटिव है, या कह सकते हैं कि एक प्रयोग है, जो कह लीजिए उसका नाम क्या है, टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड। इसको हम टेम्पो कहते हैं। क्या टेम्पो, TEMPO बोलते हैं, टेम्पो बोलते हैं, ई मत देखिएगा, टेम्पो बोलते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड्स की स्थापना की गई, ठीक है। इसके टेम्पो की स्थापना की गई, इसको याद रखिए, ठीक है। वेल, तो अभी आपने देखा ही कि हमने यहाँ तक लगभग सारी बातें कर ली हैं। हमने आज दलहनों की बात की, तिलहन की बात की, फसल उत्पादन की बात की। विद यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी आपके कमेंट होंगे उसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये वीडियोज़ लगातार आते रहेंगे, विश्वास मानिए, जो भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बनेंगे यहीं से बनेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।